नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। यूसीसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा संभव। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बने बागेश्वर उपचुनाव प्रभारी, जीत का किया दावा। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना में नहीं दिख रही है तेजी। शहरी विकास मंत्री लगातार कर रहे हैं निगरानी, अधिकारियों को लगा रहे जमकर फटकार। डोईवाला में पुलिस और एसओजी को मिली सफलता। चोरी की वारदात का किया खुलासा, माल और नकदी सहित चोरों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। नेशनल हाईवे कई जगहों पर टूटे। बद्रीनाथ मार्ग बार बार बाधित। 4 धाम यात्रियों में भी आई कमी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम धामी की पीएम नरेंद्र मोदी से हो सकती है मुलाकात। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे को माना जा रहा है काफी अहम। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की भी है संभावना। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अब तैयारियां तेज कर दी है। बागेश्वर जिले के प्रभारी और मंत्री कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बागेश्वर उपचुनाव प्रभारी मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर उन्होंने जीत का पूर्ण आभास जताया है। प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 की भांति ही भाजपा उपचुनाव भी जीतने जा रही है। जिले की जनता का समर्थन, रुझान और भाजपा पर भरोसा साफ दिख रहा है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर विधानसभा चंदन राम दास की मृत्यु हो जाने के बाद जिले की सीट जो है खाली पड़ी है, जिसको लेकर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। बागेश्वर का प्रभारी मंत्री हूं और धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का कि मुझे उपचुनाव का भी प्रभारी बनाया गया है और संगठन से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को बनाया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि जितने वोट से स्वर्गीय चंदन रामदास जी पिछली बार जीते थे 22 के चुनाव में, उसको हम बेटर करके, ये सीट तो देखिए बीजेपी पक्का जीत रही है। मैं वहां पर लगातार जाता रहता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं। बहुत अच्छा एक माहौल है इस वक्त उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पिछले 5 सालों से देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे कार्य जनता के लिए अब मुसीबत बन गए हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, आए दिन उनमें खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून में स्मार्ट सिटी कार्य के द्वारा लगातार उनके द्वारा किए जा रहे हैं उन कार्यों का निरीक्षण, औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने हैं और 2022 विधानसभा चुनावों से पहले भी स्थानीय विधायक खजान दास स्मार्ट सिटी का काम पूरा न होने के लिए काफी खफा थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम अधिकारी उस बैठक में थे और ऐसे ठेकेदारों को निलंबित किया, उनसे काम छीना गया। जो ठेकेदार बरसों से काम बड़े बड़े ठेके लिए हुए थे, किंतु काम की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, घटिया किस्म की क्वालिटी थी, उन ठेकेदारों को निलंबित किया। और अब आज की डेट में उत्तराखंड की जो हमारी कार्यदायी संस्था है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो,
और चाहे सिंचाई विभाग हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इनको कार्य आवंटित किया गया है। और अभी बरसात का मौसम है, मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर तक हम कार्य को अंजाम देंगे। काफ़ी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, किंतु इस समय बारिश के कारण जैसे नालों का काम है और उस ड्रेनेज सिस्टम हमारा अभी तक जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हो पाया, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं और मंत्री जी भी समय समय पर उसको देख रहे हैं। विधायक सुमित हरदयेश ने बरसात के मौसम में राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को फेल बताया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वास और टूटी सड़कों को ठीक करने में देर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। विधायक सुमित हरदयेश ने कहा कि हर साल मौसम का पूर्वानुमान सरकार को पहले ही पता चलता है, उसके बावजूद जो नुकसान आपदा और बरसात की वजह से होता है उसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। पिछले साल ही नैनीताल जिले में बारिशों से भारी नुकसान हुआ था, उस समय हुए नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। ये देखिए, इसका पूर्वानुमान तो हर वर्ष ही होता है। अब आप देखिए, अभी 2 साल पहले ही ऐसी एक भयावह आपदा यहाँ आई थी जो नैनीताल जिले को जिसने अपनी गिरफ्त में लिया था। उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए? डबल इंजन की सरकार और ये सरकार और ये नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारी सड़कें टूट जाती है, कनेक्टिविटी टूट जाते हैं, गांव हमारे जो होते हैं वो आपदाग्रस्त हो जाते हैं, पहाड़ों में आपदा आ जाती है। तो इसके लिए सरकार कोई पूर्व से तैयारी नहीं करती, रिएक्शन में तैयारी होती है कि जहां आपदा आ गई वहां पे लोग भेज देते हैं, एसडीएम डीएम जो भी हो, फिर जाके वो सरकार को बताते हैं। और सरकार पे कोष नहीं है, आपदा के राहत का जो कोष सरकार पे होना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन वो नहीं है। तो अवश्य राज्य सरकार इस क्षेत्र में विफल रही है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। वो मांग क्या कर रहे हैं? उनको तो जैसे केदारनाथ जब आपदा आई थी, उससे भयावह आपदा आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं आई, तो तुरंत हमारी यूपी की जो सरकार थी 10,000 करोड़ का पैकेज दिया था उत्तराखंड में। तो ऐसी बड़ी राहत क्यों नहीं लाते हैं जब उनकी केंद्र में सरकार है? अगर डबल इंजन वाकई में है तो यहां से लेकर दिल्ली तक वो दिखना चाहिए और दौड़ना चाहिए। राजधानी देहरादून के नगर निगम में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते पार्षदों को नगर निगम का घेराव करना पड़ा। बता दें कि वार्ड नंबर 4 राजपुर की पार्षद उर्मिला थापा ने नगर निगम के नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा के समय लोगों के घरों में जलभराव हो रहा है, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे होने, सड़कों की हालत भी खराब होने को लेकर उन्होंने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज उर्मिला थापा डेलीगेशन के साथ नगर निगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर निगम का घेराव किया और अपनी मांगे रखी। हम 12 से 13 पार्षद हैं और स्थानीय लोग भी हैं, और हमने ये जो है नाले खाले जो बंद कर दिए जा रहे हैं उसके ऊपर है। और जो लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, हमें 4.5 साल से आश्वासन दिया जा रहा था अब नई लाइटें लगेंगी, अब नई लाइटें लगेंगी। हम भी जनता को आश्वासन देते देते थक गए हैं। साईं मंदिर के सामने कुछ एक दुकान नगर निगम की है। नगर निगम ने उसको इतने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किराए में दिया हुआ है। नगर निगम पूर्व मेयर गौरव गोयल देने जा रहे जिम्मेदार और विधायक प्रदीप बन्ना पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन एमएनए और एसएनए को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रुड़की विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नगर निगम में लगातार दखलंदाजी से वो किसी भी विकास कार्यों को नहीं कर पा रहे थे। साथ ही पार्षदों का हर बैठक में हंगामा से वे परेशान हो गए थे। वहीं नगर निगम भ्रष्टाचार की फेंट चढ़ता जा रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भी नगर निगम में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे और मेरी छवि भी धूमिल करने की कई बार कोशिश की। साथ ही में मुझ पर कई झूठे आरोप और मुकदमे भी लगवा दिए गए। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कहा कि अब फिलहाल राजनीति से दूर रहूंगा, लेकिन समाज की सेवा करता रहूंगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था नुपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा द्वारा, और निश्चित रूप से बहुत सारे पार्षद जिसमें शामिल थे। तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि मैं ही विकास में बाधा हूं तो त्यागपत्र देना। अब रुड़की का विकास देखेंगे, पार्षद और विधायक मिलकर किस तरह करते हैं, लेकिन इस गंदी राजनीति से हिस्सा मुझे बनाया गया।
देहरादून नगर निगम लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ ही शहर के राजपुर और रेस कोर्स क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर के 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने पर काम कर रहा है। दरअसल मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रेस कोर्स में लोगों ने अपने घरों के आगे फुलवारी बना ली है। वहां मौके पर जाकर लोगों से अपील की जा रही है और पहले उससे फुलवारी को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक की मांग जो है पुरानी है, इसके लिए स्थानीय विधायक के साथ ही चर्चा की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, अभी जो है रेस कोर्स में और जो हमारा राजपुर रोड पे बनना है साइकिल का ट्रैक, अभी रेस कोर्स जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उनके साथ वार्ता करनी है। ये अभी विधायक जी भी आए थे, हमने उसमें बात करी है कि नगर आयुक्त जी, हम और पीडब्ल्यूडी एक संयुक्त उसमें निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है रेस कोर्स में घर के आगे जो है वहाँ फुलवारियाँ बना रखी है, तो उनसे बात करके वो फुलवारियाँ पहले हटानी है सारी की सारी, उसके बाद उसमें साइकिल का ट्रैक बनेगा। चुनाव नजदीक आते ही जहां सभी राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा लगातार बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन करके कार्यकर्ताओं को अलग लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए खर्चा कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का अभी तक कोई खास विजन सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूरवीर सिंह सजवान ने बयान देकर लोकसभा चुनाव की बात से मुद्दे कहीं ना कहीं भटकाने का काम किया। उनका कहना है कि फिलहाल उनकी ओर से कोई भी रणनीति वे दुश्मन तक नहीं पहुंचाना चाहते और उन्हें सचेत नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति अभी तभी निकलकर सामने आएगी जब वो चुनाव के मैदान में खड़ी होगी। देखिए, कांग्रेस पहले घोषणा नहीं करती है, हम दुश्मन को सजग नहीं करना चाहते। हम हमारा तो धरती पर जहां हमारा कार्यकर्ता हमसे उस क्षेत्र की के बारे में कहेगा, हम उसके आधार पर उस समय दावा करेंगे जब चुनाव के मैदान में हम उतरेंगे। अब इससे कहना ये उचित नहीं है, हम उनकी तरह उतावले नहीं हैं और मैंने कहा अहंकार भी नहीं है। उत्तराखंड में मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है और इसके लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती रही है। वहीं अब उखी मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंदर अजय ने बताया कि इस काम को 3 फेज में किया जा रहा है। साथ ही मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन प्लेस के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंदर अजय ने मंदिर में होने वाले कामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भंडार गृह से लेकर शीतकालीन यात्रा के तौर पर क्षेत्र को विकसित करने का काम किया जाएगा। स्थानीय जनता द्वारा जो तीर्थ पुरोहित समाज है उनके द्वारा कई दशकों से उसके पुनर्निर्माण की जीर्णोद्धार की मांग की जाती रही है। गत वर्ष हमने इस परियोजना का कार्य शुरू किया था, इसकी डीपीआर इत्यादि तैयार कराई और उसके मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, उसके विस्तारीकरण और जीर्णोद्धार के लिए हमने उसमें विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और प्रथम चरण के जो हमारी जो कार्य योजना है उसका प्रारंभ हो चुका है और उस पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टिहरी में फूल सिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय में प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी और बतौर मुख्य अतिथि आए, जहां उन्होंने कहा कि अगले सत्र में लमगांव डिग्री कॉलेज में बीएड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये बीएड कॉलेज विक्रम सिंह नेगी के आने का इंतजार कर रहा था और अब जब हम दोबारा विधायक बनकर आए तो हमने इसका पैसा रिलीज करवा दिया है। 3 से 4 माह में बीएड कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और अगले सत्र में संभवतः छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा और क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, जिससे प्रतापनगर क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अब बीएड करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीएड के इच्छुक छात्र छात्राओं को राजकीय महाविद्यालय लंबगांव में ही बीएड की शिक्षा प्राप्त होगी। ये सेल्फ फाइनेंस में है और सेल्फ फाइनेंस मोड में, क्योंकि सरकार ने केवल आदेश देना है और इसकी चूंकि कुछ फॉर्मेलिटी है वो विद्यालय प्रशासन पूरा करेगा, लेकिन भवन की थोड़ी इंतजारी करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि ये 2-4 महीने में भवन तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो अगला सत्र शुरू होगा, क्या इसमें एडमिशन पाएंगे बच्चों को? हाँ, उम्मीद है कि अगले सत्र में हम कक्षाएं शुरू करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत
पॉजिटिव वे में पूरी देश और प्रदेश की शिक्षा जा रही है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही शीघ्र ही यहाँ जो दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे उन्हें भी लाभ मिलेगा। और ये एक प्रतिबद्धता है संस्थान की, एक प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक बच्चे को उस बेहतर शिक्षा मिले और बीएड एक बेहतर विकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में अब से कुछ दिन पहले दिए गए बयान को लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते उन्होंने चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान देश की महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में त्यागी कश्यप सैनी समाज की महिलाओं का कोई भी रेप कर दिया करता था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री के इस बयान से सर्व समाज के लोग बहुत आहत हैं। महिलाओं तो सबकी महिलाएं बराबर हैं, वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, किसी की महिला बराबर है। यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों के और अपनी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे तो ये महिलाएं एक दिन सड़क पे आएगी और उनके पुतले, अब तो पुतला फूका है, मुंह भी काला करने का काम करेगी उनका। देखिए बहुत गुस्सा है यहाँ सब समाज का, ये नहीं है समाज, ये सनी से सब समाज की महिलाएं सब में आक्रोश है। दिन पे दिन भाजपा के प्रति क्या उनके मंत्री हो चाहे उनकी जनता हो, हम महिलाओं के साथ वे बलात्कार का मामला कर रहे हैं। उनके आक्रोश से हमने आज तक उनका समझो तो जो उनके कैबिनेट मंत्री उनका पुतला दहन किया है। और आज इतनी तादाद में अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया योगी जी ने, तो उससे ज्यादा ये उत्तराखंड में और महिला सड़कों पाएंगे अगर हमारा मान सम्मान की उन्होंने न्याय नहीं दिया। राजधानी देहरादून के हाथी बरकल्ला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया गढ़ी कैंट रोड के पास एक महिला का शव मिला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आवाज भी घटनास्थल से चंद दूरी पर है। मृत महिला के शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अपनी जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पति की प्रेमिका के बेटे पर डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसने अपने पति को आपबीती बताई, लेकिन उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके बाद से वो कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक की गिरफ्तारी की उसने मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि वो लगातार थाने के तब से चक्कर काट रही थी, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, जिसके बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार से उन्होंने मदद मांगी। शादी करने के बाद पहली तारीख की शादी थी, 18 तारीख में वो अपने हमारे ससुराल उसमें लेकर खेड़े जट में